अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ AITS मेजर टेस्ट थर्ड फिजिक्स पेपर डिस्कस करूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर में था वो ये ऐसा है कि a string of length 1 meter is fixed at one end and a mass of 100 gram is attached at the other end. The string makes 2 by pi revolutions per second around a vertical axis through the fixed point. The angle of inclination of the string with the vertical is. अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप ये है स्ट्रिंग और यहां पे एक स्टोन है या बॉब है जिसका मास जो है 100 ग्राम, लेट इसका मास m है। तो ये सर्कल में ये ऐसे अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस, हाँ, तो ये सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है परफॉर्म। तो आपको बताना है, बताओ ये जो एंगल थीटा है ये एंगल थीटा कितना होगा। तो ये थीटा हमें निकालना है बेसिकली कि ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। तो आप जरा देखिए, लेट द मास ऑफ दिस जो कि गिवन है इस बॉब का m, तो इस पे जो फोर्सेस होंगे एक होगा ऐसे नीचे की ओर mg, और यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो T ऐसे होगा, टेंशन ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन ऐसे होगा। तो टेंशन के मैं दो कंपोनेंट्स दूंगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा T cos थीटा और ये वाला जो होगा दैट इज इक्वल टू T sin थीटा। अब जरा देखिए, जो ये वाला कंपोनेंट है T cos थीटा ये इस mg को बैलेंस करेगा। तो मैं लिखूंगा ऐसे T cos थीटा जो है T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और ये जो ये वाला कंपोनेंट है T sin थीटा ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिखूंगा T sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब जरा आप इस इक्वेशन को देखो, टी इस वाली इक्वेशन को। तो यहां से मुझे बोलिए टी साइन थीटा, आप इस ट्रायंगल में मुझे बोलिए साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा होगा बराबर परपेंडिकुलर दैट इज आर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज दिस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। तो ये आएगा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर एंड आर गेट्स कैंसल, तो टी जो आएगा बराबर दैट इज एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो ये आया आपके पास टी। तो अब इस टी का वैल्यू मैं सबस्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट जो बनेगी ये बनेगी T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो cos थीटा यहां से आएगा मेरा mg बाई t, लेकिन t किसके बराबर है, शाबाश, t है बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। तो ml ओमेगा स्क्वायर, तो m एंड m गेट्स कैंसल, तो g का वैल्यू जो है दैट इज 10। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन दैट इज 1 मीटर, हाँ, लेंथ इज 1 मीटर, तो लेंथ आएगी 1 मीटर। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यू नो वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी इसने दी है 2 बाई पाई रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 2 बाई पाई। तो फ्रीक्वेंसी के बदले मैं लिखूं 2 बाई पाई, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल, तो ओमेगा आएगा 4, लेकिन ओमेगा का स्क्वायर तो ये आएगा 16। तो 2 5s आर 2 5 2 8। तो cos थीटा जो आया दैट इज इक्वल टू 5 बाई 8। तो हमारा थीटा जो आएगा cos इनवर्स 5 बाई 8। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इसका जो आएगा दैट इज ऑप्शन 4, cos इनवर्स 5 बाई 8, cos इनवर्स 5 बाई 8। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, if force, acceleration and time are chosen as fundamental quantities, then find the dimensions of energy. तो force, acceleration और time given है कि they are treated as fundamental physical quantities, तो आप बताइए dimensions of energy क्या होंगे। तो डायमेंशंस में आप पढ़ते हैं, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो मैं ऐसे लिखूं E इज इक्वल टू फोर्स F, पावर मैं रखूं इसका A, और दूसरा एक्सेलरेशन A, तो इसका पावर मैं रखूं B, T पावर C। अब दोनों साइड से डायमेंशंस लिखिए, तो एनर्जी यू नो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं ml स्क्वायर T माइनस 2। एनर्जी के डायमेंशन जो होते हैं दैट इज ml स्क्वायर T माइनस 2। तो फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं दैट इज ml T माइनस 2, और एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है एल टी माइनस 2, पावर आएगा B, और टाइम का आएगा टाइम ही दैट इज C। तो अब जरा देखिए, ये आएगा ml स्क्वायर T माइनस 2। अब m एक ही बार है तो m पावर, शाबाश, यहाँ पे A है तो m पावर आएगा A। अब L
यहां भी है यहां भी है, तो यहां पे l का पावर a है और यहां पे पावर है b, तो आएगा a प्लस b। और यहां पे t का पावर जो है दैट इज -2a है, यहां पे -2b प्लस c। तो अब हम पावर्स को कंपेयर करें, तो जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो आप जरा देखिए, यहां से m का पावर a है, यहां से m का पावर 1 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, तो a तो डायरेक्ट मिला। अब l का पावर कंपेयर करिए, तो यहां से l का पावर है a प्लस b और यहां से l का पावर है 2, तो यहां से मुझे मिलेगा b 2 माइनस a दैट इज इक्वल टू 1, तो b भी आएगा 1। अब c का निकालेंगे हम, अब जरा देखिए a का मिला b का मिला, तो t का पावर यहां से है -2a -2b -2a -2b प्लस c, और यहां से जो t का पावर है दैट इज इक्वल टू -2, तो ये आएगा हमारा -2 बिकॉज a 1 है b भी 1 है, तो -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, तो ये आएगा -4 प्लस c इज इक्वल टू -2, तो c जो आएगा हमारा वो आएगा t 2, तो c का वैल्यू मिला 2। तो अब अगर हमें एनर्जी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, तो वो आएगा E इज इक्वल टू F पावर A दैट इज 1, एक्सेलरेशन A, B का पावर 1, T पावर C आया बराबर 1 2, तो ये आएगा FAT स्क्वायर। सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, ऑप्शन सेकंड FAT स्क्वायर, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। Two balls are dropped from different heights. The second ball is dropped 2 seconds after the first ball. तो इसका मतलब जब आपने पहली बॉल ड्रॉप की उसके बाद 2 सेकंड्स, उसके बाद 2 सेकंड के बाद आपने फिर दूसरी बॉल को ड्रॉप किया। लेकिन अब क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है बट दे स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इफ द फर्स्ट बॉल टेक्स 3 seconds टू रीच द ग्राउंड। देखो पहली बॉल जो है ना, देखो 2 बॉल्स है और पहली बॉल जो है वो आपने ड्रॉप की, उसके बाद 2 सेकंड्स आपने दूसरी बॉल भी ड्रॉप की, लेकिन अब क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि दे रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और फर्स्ट बॉल जो है जो आपने पहले ड्रॉप की उसको 3 सेकंड लगे टू रीच द ग्राउंड, तो जरा मुझे बोलिए 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप जानते हैं h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, बिकॉज ड्रॉप है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 g जो आएगा दैट इज, इसने 9.8 लेकिन मैं 10 लूंगा, शाबाश। कितने टाइम तक फॉल हुआ 3 सेकंड्स, तो आएगा 9, तो आएगा 45 मीटर। तो इस वाली बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 45 मीटर। अच्छा, अब देन डिफरेंस इन द हाइट एट विच दे अपीयर। उसके देखो पहली बॉल को कितना टाइम, पहली बॉल जो है इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड में 3 सेकंड। अब उसके बाद 2 सेकंड्स आपने सेकंड बॉल ड्रॉप की, तो इसका मतलब हुआ सेकंड बॉल जो है ना उसको फिर कितना टाइम लगा होगा ग्राउंड तक, 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा होगा। तो वो उस 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेट दैट बी h डैश, तो वो आएगा 1/2 g t स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, तो ये आएगा 5 मीटर। अब बोल रहे हैं बताओ हाइट डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा h होगा h माइनस h डैश, तो ये आएगा 45 माइनस 5, तो दैट इज 40 मीटर। तो 40 मीटर के अप्रोक्सीमेट क्लोज कौन सा है, दैट इज 39.2, बिकॉज हमारा आंसर थोड़ा वेरिएशन बिकॉज ने g 9.8 लिया, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन 4। Now, the question number 4, all the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. तो जरा देखिए आप, अगर मैं ऐसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं यहां से ग्राउंड से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करूं विथ वेलोसिटी u, तो आप जानते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। तो अगर हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसे बनेगा, बिकॉज एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, और फिर जब ये ऊपर जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बनेगी 0 बनेगी, तो यहां पे बनेगी 0, और ये टाइम जो होगा दैट इज इक्वल टू u/g। उसके बाद जब ये नीचे आएगा फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे चला जाएगा, तो ये ग्राफ इसके लिए सही है। अब अगर मैं इसी मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा ना, इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रू करें अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ऐसा आएगा, ऐसे आएगा पहले, क्योंकि देखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो पहले देखो आप, पहले वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, बात समझ आ रही है। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहले देखिए आप, जब x 0 होता है, जब मतलब अगर मैं इसको x ऑरिजिन मानूं तो x 0, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 बनेगी। तो यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी मैक्सिमम, आगे जाएंगे तो वेलोसिटी फिर से क्या बनती है, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बनती है 0, तो फिर से आता है वापस ऐसे।
अब उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला। अच्छा, अगर मैं इसी मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता है कैसे बनेगा? इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो तो ऐसे बनेगा। पहले देखो, जैसे ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस, जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी। और आप जानते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, तो स्लोप जो है स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो ऐसे बनेगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो फिर ऐसे, लेकिन इस ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, लेकिन इसने ये दिया है तो ये वाला इसमें जो है इनकरेक्ट है। तो यहां तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो एक तरीका है, केस लेके कर सकते हो। यहां तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जरा देखो, t इज इक्वल टू 0 पे इस केस में वेलोसिटी है, यस सर। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे इसमें भी वेलोसिटी है। यहां पे जरा देखो, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिकॉज इसका स्लोप 0 नहीं है, तो यहां भी वेलोसिटी है। लेकिन यहां पे देखो, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे स्पीड 0 है। सर क्यों 0 है? बिकॉज अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे वो ऐसा है, तो ये इनकरेक्ट, थोड़ा ऑड वन है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is a particle is projected up an inclined plane of inclination alpha to the horizontal. If the particle strikes the plane horizontally, then tan alpha is equal to. जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u अप एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, जिस इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। अब बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये हिट कर रहा है इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब हुआ कि यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है ना वाई डायरेक्शन में, वो 0 है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता तो यहां पे ये बेसिकली इसका बनेगा हाईएस्ट पॉइंट, ये बनेगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर ये इनक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये कुछ ऐसे चला जाता, ऐसे। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये होगी, अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूं तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, लेट दिस बी h, और यहां से लेके यहां तक जो ये है ये होगा रेंज का आधा, ये होगा r/2। तो हमें देखना है tan अल्फा किसके बराबर होगा। जरा ये वाला ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर। तो जरा मुझे बोलिए आप, पहले मुझे बोलिए हाइट किसके बराबर होती है? मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की होती है वो कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा क्लास में, हाइट के लिए फॉर्मूला होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट जो आएगी इसकी वो आएगी u स्क्वायर, शाबाश, sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा जो है इस केस में ये बीटा है पूरा एंगल, तो sin स्क्वायर बीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होगी हाइट। अच्छा, रेंज जो होगा ना, रेंज होगा इसका u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, तो इसका मतलब 2 बीटा बाई जी। तो ये बनेगा ऐसे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा जो होगा वो होगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा बाई जी, 2 साइन बीटा कॉस बीटा बाई जी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r/2 जो आएगा, r 2 को नीचे लाओ तो r/2 आएगा बराबर, शाबाश, कितना आएगा r/2? ये आएगा u स्क्वायर साइन ऑफ बीटा कॉस बीटा बाई जी। अब तो ये तो मैंने इसका मैक्सिमम हाइट निकाला और r/2 मैंने निकाल के रखा। अब जरा देखिए, मुझे तो निकालना है tan अल्फा। ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए आप, तो tan अल्फा आएगा बराबर परपेंडिकुलर, दैट इज h बाई बेस, दैट इज r/2। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो tan अल्फा जो आएगा दैट इज इक्वल टू h बाई r/2, h बाई r/2, तो ये जाएगा ऊपर। तो tan अल्फा जो आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस h किसके बराबर आया? शाबाश, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g, और रेंज जो आया r आया u स्क्वायर साइन 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा होगा ट्वाइस साइन बीटा कॉस बीटा, ट्वाइस साइन बीटा कॉस बीटा बाई जी। तो ये आएगा हमारा, शाबाश, ट्वाइस u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g, g जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई ट्वाइस u स्क्वायर साइन बीटा और कॉस बीटा। अब जरा देखिए, g और g कैंसल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसल हुआ, u स्क्वायर कैंसल हुआ, एक साइन बीटा कैंसल हुआ, तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा आया tan बीटा, और नीचे आएगा 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन फिगर शोन बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 0। द टाइम टू क्रॉस ईच अदर, बताइए इनको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ईच अदर। तो अब जरा देखिए टाइम टू क्रॉस ईच अदर। अब देखो
जब ये क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये वाला, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा। तो जब ये क्रॉस करेंगे, ये रिलेटिव डिस्टेंस जो होगी ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो कितना होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? वो होगा 4 + 2। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू 4 + 2, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूं इसकी, तो जरा देखिए एक्सेलरेशन में अगर सिस्टम की निकालूं तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन आता है बराबर m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 इंटू g। तो वो आएगा 4 - 1 दैट इज 3 डिवाइड बाय 4 + 1 दैट इज 5 इंटू g दैट इज 10। तो 5 1s are 5 2s are, तो 2 3s are 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और इसकी अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो सिंस द डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है इसका डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड जो है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज 6 + 6, तो दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है, बताओ इनको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सिंस द बोथ ब्लॉक्स और रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut तो दैट इज 0 1/2 रिलेटिव एक्सेलरेशन दैट इज 12 इंटू t निकालना है मुझे t स्क्वायर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 6 और वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2 दैट इज 12 इज इक्वल टू 12 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1 और t जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो इसका ऑप्शन जो सही है दैट इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। Now the question number 7. Two blocks A and B placed on a plane surface as shown in figure. The mass of block A, इस block का mass जो है that is 100 kg and that of block B is 200 kg. इसका है 100 kg और इसका है 200 kg. Block A is tied to a stand. ये जो block A है इसको मैंने stand के साथ tie किया and block B is pulled by a force F और इसको मैं force F से pull कर रहा हूं। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ए एंड बी, तो इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना ए और बी दैट इज 0.2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द प्लेन, इन दो के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.3। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि क्या मोशन स्टार्ट हो, ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होगा। तो जरा देखिए सोचने वाली बात है, जब आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे ना, आगे फोर्स लगाएंगे, आगे आगे आगे, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी इस पे नीचे पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, लेट दैट बी F1, और जो नीचे वाला सरफेस है वो भी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगाएगा, दैट इज F2, दैट इज F2। तो अब अगर इसको मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करे, तो F जो है ये बराबर होना चाहिए F1 + F2। तो F1 तो इसका मतलब हुआ इन दो के बीच में फ्रिक्शन, तो वो होगा म्यू। यहां पे म्यू इन दो ब्लॉक्स के बीच में कितना है 0.2, दैट इज 0.2 इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट पे, तो आप मुझे बोलिए A का मास कितना है 100, तो दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू g दैट इज 10 प्लस F2 हो गया, मतलब यहां पे इन दो सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू, दैट इज 0.3 इंटू n नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो यहां पे आएगा ना वो आएगा दिस मास प्लस दिस मास इंटू g, तो 200 + 100 दैट इज 300 इंटू g। अब g इज 10। अब जरा देखिए आएगा 2/10, तो 10 और 10 कैंसिल होगा तो ये आएगा 200 प्लस 3/10, तो वो 10 और ये 10 कैंसिल होगा तो ये आएगा 900 प्लस 200 दैट इज 1100 न्यूटन। सो मिनिमम फोर्स शुड बी इक्वल टू 1100, सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. A spring of force constant K is cut into two parts at it is 1/3 length. At it is 1/3 length. तो हमारे पास एक स्प्रिंग है हमारे पास एक ऐसी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ L है। तो आपने पढ़ा होगा क्लासरूम्स में स्प्रिंग के लिए जो KL होता है ये कांस्टेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस स्प्रिंग को मैंने कट किया, एक पार्ट जो है इसका L/3, तो दूसरा कितना होगा 2L/3,
2L/3। एक का सुपरिंग कांस्टेंट अगर K1 है और दूसरे का K2, तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं इसका सुपरिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो आप जानते हैं कि सुपरिंग के लिए KL जो होता है कांस्टेंट होता है, इसका मतलब K1 और इसकी लेंथ कितनी है L/3, ये बराबर होगा KL के। तो L और L कैंसिल होगा तो K1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3K। तो इस वाले पार्ट का जो सुपरिंग कांस्टेंट आएगा दैट इज 3K। अब इस वाले पार्ट का कितना आएगा? तो K2 इंटू 2L/3 इज इक्वल टू KL। L और L कैंसिल होगा तो K2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3K/2। तो ये आएगा K2 और ये आएगा K1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन बोथ द पार्ट्स आर स्ट्रेचड बाय सेम अमाउंट, दोनों पार्ट्स को मैं स्ट्रेच करता हूं बाय सेम अमाउंट, तो इसका मतलब x जो दोनों के लिए वो सेम है। अब पूछ रहा है बताओ वर्क जो है दो पार्ट्स में, वर्क पे आप कमेंट कर लीजिए। तो जरा देखिए, आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो तो वर्क डन होता है 1/2 kx²। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, x भी दोनों में सेम है, बिकॉज क्वेश्चन पूरा दे आर स्ट्रेचड बाय द सेम। तो वर्क किस में ज्यादा होगा? जिसका k ज्यादा होगा, जिसका k ज्यादा होगा। तो k किसका ज्यादा है? शाबाश, 3K का, छोटे वाले पार्ट का, है ना, छोटे वाले पार्ट का, हाँ L/3। तो वर्क भी उसी के लिए ज्यादा होगा। तो ग्रेटर फॉर द शॉर्टर पार्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Now the question number 9. Question number 9. A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement इतना। तो देखो displacement जो है, displacement के लिए इक्वेशन है 1/3t²। हमें क्या निकालनी है? वर्क डन बाय फोर्स इन t सेकंड्स। तो पहले मैं यहां से वेलोसिटी निकालूं तो ये आएगा 2/3t, 2/3t। तो ये होगी वेलोसिटी हमारी, शाबाश। हमें वर्क डन कहां से कहां निकालनी है? 0 to 2 सेकंड्स। तो मैं पहले देखूंगा एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे, तो वेलोसिटी कितनी आई? 0। उसके बाद एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो वेलोसिटी जो आएगी दैट इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालनी है वर्क फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूं 1/2 m, m इज 3, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम 1/2 m v² minus u², where v is final velocity or velocity at t is equal to 2 second and u is initial velocity, velocity at t is equal to 0 second। तो फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज 4/3 इसका स्क्वायर, तो आएगा 16/9। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आएगा हमारा 2 1s are 2 8s are 3 1s are 3 3s are, तो ये आएगा 8/3। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये है मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क है मेरे पास। तो यूनिफॉर्म डिस्क जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मैंने स्क्वायर पोर्शन जिसकी डायगोनल R है इसको मैंने कट किया है। तो स्क्वायर पहले बनाऊंगा मैं ऐसे, ऐसे कुछ से बनाया है ऐसे, ये मैं कट कर रहा हूं ये स्क्वायर, ठीक है, और बाहर रिमूव कर रहा हूं इसको। अब बोल रहे हैं बताओ जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ना डिस्क का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ठीक है, अब जरा देखिए पहले क्या करूं मैं इस प्रॉब्लम में। देखिए इधर, अब देखो पहले जो इसकी डायगोनल है ना स्क्वायर की, वही तो रेडियस है सर्कल की, वो रेडियस है सर्कल की। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना पूरे सिस्टम का, डिस्क का, पूरे डिस्क का इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर प्लेट जो हमने बनाया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, इसका x कंपोनेंट, इसका x जो होगा दैट इज r/2 और y होगा 0, y 0 होगा। तो इस केस में भी और इस केस में भी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे पूरे का और इस स्क्वायर प्लेट का बीच में होगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब जरा देखिए अब मैं क्या करूं। अब मैं इस स्क्वायर का साइड निकालना चाहता हूं। साइड क्या होगा इस स्क्वायर का? अगर आपको याद हो, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि डायगोनल जो स्क्वायर की होती है ना, डायगोनल जो स्क्वायर की होती है, ये होती है बराबर a√2। कर लेना मैथमेटिक्स घर में, देख लेना, बात समझ रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि यहां पे जो डायगोनल है ना स्क्वायर की, ये तो है सर r, तो r आएगा बराबर a√2। तो a जो आएगा ना साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज r/√2। तो ये है साइड इस स्क्वायर का हर कोई साइड जो है वो है r/2। एरिया कितना निकलेगा इस स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा ना दैट इज साइड स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो तो ये बनेगा r² 2। और एरिया ऑफ डिस्क कितना होगा? एरिया ऑफ डिस्क दैट इज इक्वल टू सर पाई r²। तो ये है एरिया डिस्क का, ये है एरिया
स्क्वायर का। अब जरा देखो, ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूं इसे, ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूं, ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूं। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कितना कहां होगा रिमेनिंग पोर्शन का। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर आपको याद हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन के लिए फॉर्मूला वो होगी a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। तो जरा मुझे बोलिए, a1 हो गया एरिया ऑफ डिस्क का, तो वो है पाई आर स्क्वायर, और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां है, वो तो ऑरिजिन पे है डिस्क का, यहां पे देख लीजिए आप, वो तो ऑरिजिन पे है यहां पे पूरे डिस्क का, तो वो तो आएगा 0 सर, यस 0 माइनस a2 हो गया एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का, दैट इज आर स्क्वायर बाई 2, और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, शाबाश, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, आर बाई 2 पे। तो यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं r बाई 2 डिवाइडेड बाई a1 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस a2 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2। तो अब जरा देखिए, ये तो 0 हो गया, तो ये बनेगा हमारा माइनस r क्यूब बाई 4 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2। तो ये आएगा माइनस r क्यूब बाई 4 इंटू 2 बाई r स्क्वायर कॉमन करो यहां से, तो आएगा 2 पाई माइनस 1। तो आर स्क्वायर, यहां स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा एक आर माइनस आर, 2 1 जार 2 2 जार, तो 2 बचेगा नीचे, और 2 पाई माइनस 1। तो ये आएगा हमारा आंसर, जो आएगा हमारा फाइनल माइनस आर 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई माइनस 2। तो ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, माइनस आर बाई 4 पाई माइनस 2, माइनस आर 4 पाई माइनस 2। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, two coherent point source S1 and S2 are separated by a small distance d as shown. The fringe obtained on the screen, पढ़ते हो इंटरफेरेंस में, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो आएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स। Now the question number 12, in each case there is sufficient friction for a regular rigid body to undergo pure rolling on a rigid horizontal surface. Now match the column first and column second. अब जरा देखिए, पहले केस में जो आप फोर्स लगाते हो ना डिस्क पे, वो आप लगाते हो यहां पे F फोर्स लगाते हो। तो जरा मुझे बोलिए, इस फोर्स F की वजह से क्या होगा, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर, तो टॉर्क अबाउट सेंटर, तो देखो वो होता है टॉर्क, आप जानते हैं टॉर्क होगा बराबर R क्रॉस F। तो R क्रॉस F, तो R तो ऐसे, F ऐसे, तो R क्रॉस F वो इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स मतलब क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, ऐसे इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स टॉर्क इनवर्ड्स होगा। अच्छा जरा मुझे बोलिए, अब इस टॉर्क की वजह से ये डिस्क कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसको कहां टेंडेंसी है जाने की, पीछे, टेंडेंसी कहां है जाने की, पीछे। तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, आगे, शाबाश। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट, शाबाश, यहां टुवर्ड्स राइट। तो ए, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द डिस्क इज टुवर्ड्स राइट, सही है, ए पी बिल्कुल सही, ए तो पी बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद अब ए, तो जो द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी क्लॉकवाइज, बिल्कुल, जब टॉर्क क्लॉकवाइज है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज होगी, तो ए के साथ जो आएगा दैट इज इक्वल टू आर बी, सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, यस बिल्कुल सही। तो ए जो है पी आर एस। तो इसी तरह आप देखोगे इस वाले के साथ भी आप देखोगे, आप इसके साथ तो जो इसका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, पी आर एस बी के साथ क्यू आर एस। अगर आप इस केस में देखोगे ना, इस वाले केस में जो फोर्स लग रहा है, सेकंड वाले केस में फोर्स लगता है सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये वाली डिस्क की आगे जाएगी, ट्रांसलेट करेगी। तो जब ये आगे ट्रांसलेट करेगी ना, तो इस वाले पॉइंट को कहां टेंडेंसी होती है जाने की, आगे की। तो इस केस में इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, तो इसका मतलब बी के साथ द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द डिस्क इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल सही है ना। तो फ्रिक्शन पीछे होगा, बात समझ ना। बाकी आप देखोगे इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कहां होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो ऐसे मैच करोगे तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी, एक रॉड है मेरे पास ए बी जिसकी लेंथ है L and mass M is rotated about point A. The rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3, the angular acceleration of the rod is. जरा देखिए, ये ऐसा है कि ये मान लीजिए आप एक्सीस है, ये रॉड है,
इस पे जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर दैट इज इक्वल टू एम जी, और कहां पे लगेगा, यहां से लेके यहां तक अगर L/2 है, L/2, ठीक। अब आप जानते हैं कि टॉरक जो होता है बराबर दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द टॉरक ऑफ दिस ग्रेव फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, तो वो आएगा mg, शाबाश, mg/L/2 फोर्स इनटू डिस्टेंस, बिकॉज दो परपेंडिकुलर है आपस में, इज इक्वल टू आई। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज ml² इनटू अल्फा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। तो mm गेट्स कैंसल, तो 3 ऊपर, एक l कैंसल होगा, तो अल्फा जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3g/2l, 3g/2l। सो इसका आंसर जो है सही 3g/2l, 3g/2l, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3g/2l, 3g/2l is the correct. Now question number 14. In the given figure, if V is the stopping potential, V stopping potential है, the wavelength of incidental light, wavelength हमें बताना है incidental light का, तो लेकिन ये given है कि जो है V2 V2 is greater than V1, तो ये stopping potential ज्यादा है। जरा देखिए, अगर V2 ज्यादा है तो बेसिकली stopping potential क्या होता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो जरूरत होता है किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रोक रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो देखो V2 जो है ना, V2 जो है ये ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ज्यादा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आया ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा जरूरत पड़ा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके साथ जो फोटॉन से ट्राई करा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो जाहिर सी बात है अगर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम तो वेवलेंथ ज्यादा, तो इसका मतलब λ1 इज ग्रेटर देन λ2, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a force F is acting at a point, the value ऑफ, तो यहां पे मैं आपको बोलूं, देखो आप निकालेंगे टॉरक ऐसे R क्रॉस F, तो बनाएंगे आप डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। फिर बोल रहा है तो टॉरक जब मिलेगा बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ इस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन सा अल्फा जो यहां पे दिया है अल्फा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जो एंगुलर मोमेंटम हो वो कंजर्व रहे। एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब टॉरक मतलब एंगुलर मोमेंट, देखो जिस पॉइंट अबाउट टॉरक जीरो होगा उस पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आप टॉरक निकालेंगे अबाउट ओरिजिन, इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, तो वहां पे अल्फा जो आएगा दैट इज इक्वल टू -1, सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2। तो ये आप कर सकते हो R क्रॉस F, अगर नीट में हो आप रिपीटर हो तो फिर R क्रॉस F क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, उसको जीरो के साथ करो तो फिर ये आएगा आपका -F। यहां पे देखिए द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ ए प्लैनेट इन अबाउट द सन, द शेडेड एरिया SCD, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये ट्वाइस है शेडेड एरिया SAB। तो इसका मतलब अगर इसका एरिया मैं A लूं तो इसका एरिया है 2A। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C, यहां से लेके यहां तक इसको जो टाइम लगा ना वो लगा T1, और इस केस में T2। आप तो जानते हैं केपलर्स लॉ, ठीक है ना, जो बोल रहा है कि dA/dt जो है दैट इज कांस्टेंट L/2m, तो dA/dt इज कांस्टेंट। जरा देखिए इस वाले का एरिया कितना है 2A, टाइम कितना लगा T1, इसका एरिया कितना है A और टाइम कितना लगा T2, तो इसका मतलब A और A कैंसिल, T1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2T2, सो इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। द करेक्ट करो बिटवीन द हाइट और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो आप जानते हैं कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट ऑफ मेनिस्कस हाइट जो होती है दैट इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो GR, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। हमें क्या बताना है, हाँ, लिक्विड एंड कैपिलरी एंटिस रेडियस, तो H यू नो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हाइपरबोल, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, पैराबोलिक, option second is correct. Question number 18, the wettability of a surface by a liquid depends primarily on, तो वो डिपेंड करता है angle of contact between the surface and the liquid. Question, the breaking stress of a wire depends upon the material of the wire. The Cauchy's dispersion formula पढ़ी होगी आपने, Cauchy's जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए A प्लस
b बाई लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्बडा रेज्ड पावर 4, तो ऊपर जब जाएगा तो बनेगा b लैम्बडा माइनस टी प्लस सी लैम्बडा माइनस 4। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाँ, a particle is executing SHM with a time period t at time t is equal to 0, it is at the position of equilibrium। तो equilibrium का मतलब हुआ कि ये मीन पोजीशन पे है। तो अगर मीन पोजीशन पे आपको पता है स्पीड मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, अगर मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो कौन सा होगा, तो देखो जब t 0 है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो उसके बाद इसको मीन से एक्सट्रीम में तक कितना टाइम लगेगा, t/4। तो एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होगी, स्पीड 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। A thin rod of length f/3 lies along the axis of a concave mirror of focal length f. One end of the magnified image touches an end of the rod. The length of the image is, ऐसा है, ये हमारे पास concave mirror है। तो यहां पे क्या है, शाबाश, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी लेंथ जो है वो है f/3, ये हमने ऐसे रखा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, concave mirror of focal length f, one end of its magnified image touches an end of the rod। तो अब बोल रहे हैं कि जो इसका एक एंड है ना, इसका एक एंड रॉड का, वो टच कर रहा है इसके इमेज के साथ। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी कुछ। तो अगर ये, तो इसका मतलब इस वाले एंड की इमेज यहीं पे बनी, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू, ये कितनी होगी शाबाश, 2f होगी बराबर, बिकॉज यू नो f इज इक्वल टू r/2, तो r आएगा बराबर 2f, तो ये आएगा। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन एंड टचेस द वन एंड ऑफ द रॉड, द लेंथ ऑफ द इमेज, हमें बतानी है, बताओ जो ये इमेज है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली इमेज जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले मुझे बोलिए, देखो इसकी इमेज तो यहीं पे बनी, पहले मुझे बोलो इसकी मुझे इमेज बनानी है। अब इसकी तो इस वाले एंड के लिए u कितना है शाबाश, u जो है ना इसके लिए वो है 2f माइनस f/3, तो वो आएगा 3 2s are 6f, 6f माइनस f दैट इज 5f/3, 5f/3, और नेगेटिव रखना पड़ेगा बिकॉज इस साइड है, ठीक है सर। और फोकल लेंथ कितनी है शाबाश, f, तो वो तो पता है आपको फोकल लेंथ f है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u तो इसको नेगेटिव लिखना है, तो ये आएगा शाबाश 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आएगा 1/u प्लस, तो ये आएगा माइनस आएगा 1/5f/3, तो 3 जाएगा ऊपर, शाबाश, एक सेकंड, फोन कौन कर रहा है मुझे, 5f/3 आएगा। तो अगर 5f/3 आएगा, माइनस शाबाश 1/u, तो u कितना आया शाबाश 5f/3, तो ये आएगा माइनस, तो आएगा 1/5f/3, लेकिन 3 ऊपर जाएगा तो 3/5f इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/f। तो यहां पे देखिए आप, यहां से आपको v मिलेगा, तो ये आएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 3/5f माइनस 1/f। तो अब 1/v जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3f माइनस 5f डिवाइडेड बाई 5f स्क्वायर। तो 1/v जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3f माइनस f दैट इज माइनस 2f डिवाइडेड बाई 5f स्क्वायर। तो यह आएगा हमारा माइनस 2/5f। तो उल्टा पुलट करो तो v जो आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 5/2f, ये आएगा हमारा v। ये आएगा यहां से लेके यहां तक जो ये आएगा 5f/2, माइनस का मतलब हुआ इस साइड। अब लेंथ ऑफ इमेज बतानी है, तो लेंथ ऑफ इमेज जो होगी वो होगी यहां से लेके यहां तक दैट इज 5f/2, लेंथ जो होगी दैट इज इक्वल टू 5f/2 शाबाश, माइनस यहां से लेके यहां तक ये कितना है 2f, तो ये आएगा 5f माइनस 4f हो गया 1f/2। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Now the question number 23, a wave traveling in the plus x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength जो है 2 pi meter and frequency this represented, you know the wave equation जो है शाबाश traveling wave के लिए वो है a sin of kx minus omega t। लिखूं, माइनस क्यों लिखूं, बिकॉज ये वहीं से बोल रहा है कि the wave is propagating in plus x direction, ठीक। अब
ए एम्पलीट्यूड कितना है, देखो क्या बोल रहा है, हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 1 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर। उसके बाद के आप जानते हैं के होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, तो ये आएगा 2 पाई बाई लैम्बडा कितना है 2 पाई, तो इसका मतलब के आएगा 1, के आएगा 1। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 बाई पाई हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 1 बाई पाई, तो यू नो ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ कितना है, शाबाश, फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 बाई पाई, तो इसका मतलब ओमेगा जो आया दैट इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन जो बनेगी y इज इक्वल टू ए के बदले 1, तो साइन ऑफ के, के के बदले 1 तो ये आएगा x माइनस ओमेगा, ओमेगा के बदले 2 2, तो साइन ऑफ x माइनस 2t, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हाँ जी, अब 3 rods made of same materials and having same cross section have been joined as shown in figure. Each rod is of same length. The left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. What is the temperature of the junction of the 3 rods? तो देखो ये 3 rods है, ठीक है, 3 rods है जो कि same material की है, same cross sectional area है and सेम लेंथ है, तो इसका मतलब अगर ये सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ, तो इसका मतलब हर किसी के केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी, तो जितनी इसकी थर्मल रेजिस्टेंस होगी उतनी इसकी थर्मल रेजिस्टेंस, उतनी इसकी थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, अगर यहां से हीट करंट जो है I1, यहां से I2 और यहां से सॉरी I3, तो आप जानते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जांपल इस जंक्शन पे जो टेम्परेचर है मैं मानता हूं T, और T है यहां पे टेम्परेचर, तो अगर मैं आपको बोलूं बताइए ये I1 किसके बराबर होगा, तो ये होगा बराबर, शाबाश, कितना होगा ये होगा T माइनस 90 डिवाइडेड बाई R थर्मल रेजिस्टेंस प्लस, तो यहां पे जरा देखिए इस वाले केस में होगा T माइनस 90 डिवाइडेड बाई R प्लस इस केस में होगा T माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 0। तो यहां इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा, तो आपका जो ऑप्शन होगा इसका दैट इज ऑप्शन सेकंड, 60 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 25, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकर मस्ट हैव के कोएफिशिएंट हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए और लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, बिकॉज स्पेसिफिक हीट जो बेसिकली होता है इट इज बेसिकली ये बेसिकली होता है स्पेसिफिक हीट जो है इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर चेंज जल्दी जल्दी हो जाए। 26, which of the following shows the correct relationship between the pressure and density rho of an ideal gas at constant temperature? आप जानते हैं ideal gas equation PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, तो P V जो आएगा N नंबर ऑफ मोल्स, तो आएगा मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RT, तो ये आएगा P is equal to M by V, अरे इसको क्या हो गया, M by V और साथ में आएगा M और यहां पे आएगा RT, तो P जो आएगा प्रेशर वो आएगा मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी RT, तो ये आएगा ऐसे रो RT बाय M। तो अब जरा देखो RT बाय M जो है दिस इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन 4। If charges are distributed in the sphere where charge density is this, charge density जो है वो ये है, rho is equal to rho, where r is the radius, where r is the distance from the center of the sphere। आपने पढ़ा होगा कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं कि जो भी हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को वो रिसाइड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है सेंटर से लेके सरफेस तक, तो इसका मतलब चार्ज अंदर भी है, तो इसका मतलब ये स्फीयर जो होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, ऑप्शन सेकंड। Question number 28. The electric field at a distance 3r by 2 from the center of a charged conducting spherical shell. The electric field at a shell है तो r by 2 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0, तो r by 2 तो अंदर ही आएगा ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28. 29. The equivalent capacitance of the circuit across the terminal A and B is, तो हमें निकालनी है equivalent capacitance between A and B। तो जरा देखिए अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाता हूँ A और यहाँ पे मैं बनाता हूँ B ऐसे।
अब जरा देखो, ये अगर आप देखोगे ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं फॉर एग्जांपल क्या x, तो ये x होगा, ये x होगा, ये भी x होगा। तो अब जरा देखिए ये वाला कैपेसिटर जो है ये है a और x के बीच में, तो x यहां पे मैं बनाता हूं, a और x के बीच में है, ये a और x के बीच में, तो कितनी है 2/3 माइक्रोफेरेड। अच्छा ये वाला भी a और x के बीच में है, ये देखिए a और x के बीच में है, a और x के बीच में है 2/3 माइक्रोफेरेड, ये भी है। अब उसके बाद ये वाला जो है ये है b और x के बीच में, तो b और x के बीच में है ये है 2 माइक्रोफेरेड b और x के बीच में। ये वाला भी है b और x के बीच में, तो ये b और x के बीच में है 2 माइक्रोफेरेड। अब हमें निकालनी है a और b के बीच में, तो जरा देखिए ये दो जो है ना, ये दो पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो इनका C इक्विवेलेंट आएगा C1 + C2, तो वो आएगा 4/3 ऐसे आएगा 4/3। और ये दो भी पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। अब ये दो जो है ये सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2, दैट इज 4/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4/3 + 4, तो ये आएगा हमारा 16/3 डिवाइडेड बाई 4 + 12 दैट इज 16/3, तो ये आएगा हमारा 1। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 20. The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge, अगर आप ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वहां पे आप पढ़ते हैं द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है दैट इज इक्वल टू Q²/2a एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे कहीं भी इस इक्वेशन में नहीं दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये नीट में एक बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो assertion reason to conserve linear momentum of a system, to conserve linear momentum of a system, no force should act on the system. No, this is wrong. Because देखो किसी सिस्टम का जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि फोर्स नहीं हो, फोर्स may be there but the net force should be equal to 0। अब क्वेश्चन बोल रहे to conserve linear momentum of a system no force should act on the system, तो ये तो false है। if net force acting on a system is 0, हाँ net force, its linear momentum should remain constant। yes, तो इसका मतलब assertion is wrong and reason is correct। if assertion is false but the reason is true, हाँ तो आएगा ऑप्शन डी, assertion is false reason is true, सही है ऑप्शन डी। उसके बाद the citrus strain graphs are shown in figure of two material A and B are shown in figure। youngest modulus of A is greater than that of B, yes because इसका slope ज्यादा है। the youngest modulus for the small y is equals, हाँ assertion भी सही है, reason भी सही है। if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, yes option A is correct। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ ए स्टेशनरी वेव ए पर्सन हियर अ लाउड साउंड एट द नोड्स। तो डिस्प्लेसमेंट नोड जो होगा ना ये होता है प्रेशर एंटीनोड, जहां पे प्रेशर वेरिएशन ज्यादा होगी। तो हमारे हम जो साउंड सुन रहे हैं तो वो हम प्रेशर वेरिएशन की वजह से ही तो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब एट नोड्स एज कंपेयर टू एंटी नोड्स, बिल्कुल सही। इन ए स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज, नो ऑल द, ये सही है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इफ assertion is true but the reason is false, option C आएगा इसका। 220 volt and 100 watt bulbs, यहां पे भी बल्ब एक है, यहां पे भी दूसरा बल्ब, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो इनको मैं सीरीज में पहले कनेक्ट करता हूं फिर पैरेलल, किसके साथ? ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी, द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस विल बी। तो देखो क्या करेंगे आप, पहले आप इस वाले बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी। तो आप अगर जानते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगी दैट इज V²/P, तो V² जो है दैट इज 220²/P, P इज 100, तो ये आपको याद होना चाहिए 484 ओम, तो इसका भी 484 ही आएगा। तो पहले आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना तो R इक्विवेलेंट जो आएगा ना सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू R1 + R2, तो R इक्विवेलेंट आएगा R1 + R2। तो R इक्विवेलेंट जब आपने निकाला फिर उसके बाद पावर निकालना। सर पावर कैसे निकालेंगे? पावर निकालना V²/R इक्विवेलेंट, तो वो आएगा सीरीज के केस में, ठीक। उसके बाद पैरेलल में, तो पैरेलल में जो होगा तो दैट इज, आप देखो इसकी भी
484 रेजिस्टेंस, इसकी भी 484, तो पैरेलल में आएगा, दोनों की सेम रेजिस्टेंस, पैरेलल में आएगा R/2, R इक्विवेलेंट आएगा R/2। तो पावर निकालोगे पैरेलल में, वो आएगा V²/R इक्विवेलेंट। तो उनका आप क्या करोगे, आप द पावर, हाँ दोनों केस में देखोगे तो वो आएगा, एक 50 वाट, दूसरा आएगा शायद 200 वाट, तो वो देख लेना आप क्या आएगा तो कर लेना आप, लेकिन तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 35, 5 equal resistances each of resistance R are connected as shown in the figure. As shown in the figure, a battery of V volt is connected between A and B. तो A और B के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। The current flowing in A, B, C. जरा देखिए आप, पहले मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, ये पॉइंट A है, A और F तो एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं A, F लिखूं बिकॉज कनेक्टिंग वायर है, सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। यहां से मैं दूसरा पॉइंट लूं B और E भी साथ में ही रखूं, BE भी साथ में ही रखूं। अब जरा देखिए आप, ये वाला जो रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर है, ये है A और C के बीच में। यहां पे मैं C बनाता हूं और यहां पे मैं D बनाता हूं, ऐसे C और D। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है A और C के बीच में, तो A और C के बीच में ये बनाया मैंने R। ये वाला जो है C और D के बीच में, C और D के बीच में ये है R। और ये वाला जो है D और B के बीच में, D और B के बीच में, तो ये है R। अब ये वाला जो है, ये वाला है A और D के बीच में, A और D, तो ये है R। तो आपको दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला, ये हो B और C के बीच में, तो ये है B और C के बीच में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको काट डालो, तो जब आप इसको काट डालो तो आप जानते हैं कि इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, तो R और R सीरीज में है, R और R किस में, सीरीज में है, तो ये होगा 2R, ये भी सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज R। तो करंट जो यहां से निकलेगा ना I, तो ये आएगा बराबर V/R। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें करंट निकालना है AFCEB, तो AFCEB तो हमें इस वाली ब्रांच में निकालना है। तो टोटल करंट जो यहां से आएगा वो आएगा V/R। तो वो यहां पे ब्रेक होगा, जितनी यहां से रेजिस्टेंस उतनी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यहां से जो होगा V/2R। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 36. A long solenoid has n turns per meter and current AI is flowing through it. The magnetic field at the ends of the solenoid. Inside the solenoid होता है μ0 Ni, at the ends होता है μ0 Ni/2. अच्छा, a cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. तो सिलेंडर कंडक्टर फॉर आपको पता है, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और बाहर वाले पॉइंट जो होते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर ऐसा आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 38. Two coils of self-inductance, this and this, are located so closely together that the effective flux in one coil is completely linked with other. The mutual inductance is, mutual inductance के लिए फॉर्मूला होती है K√L1 L2। अब आप जानते हैं कि they are closely associated, tied together, क्योंकि जो एक के साथ फ्लक्स लिंक्ड होता है वही दूसरे के साथ, तो इसका मतलब K आएगा 1, तो बस M निकालो, √L1 L2 दैट इज 16, तो वो आएगा 4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Now, in an AC series circuit, the resistance, inductive reactance and capacitive reactance are 3 ohm, 10 ohm, 14 ohm respectively. The impedance of the circuit is, तो impedance आप जानते हैं तो होता है R² plus XL² minus XC²। तो आप देख लेना ये क्या आएगा, XL² minus XL minus XC² होता है, सॉरी एक सेकेंड, Z होता है बराबर, Z जो इंपीडेंस होती है दैट इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो सब कुछ गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, XL भी गिवन है, XC भी गिवन है, इसमें इक्वेशन में पुट कर लें, देख लेना क्या आएगा आंसर, ये आप कर सकते हो आप ये वाला। A radar sends the waves towards a distant object and receives the signal reflected by object. These waves are microwaves. हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 41. A convex lens is put 10 centimeter from a light source, and it makes a sharp image on the screen kept 10 centimeter from the lens. जरा देखिए आप, ये है मेरे पास लेंस, ये है मेरे पास लेंस, ये है मेरे पास लेंस। अब इस लेंस के 10 सेंटीमीटर दूरी पे मैं एक पॉइंट सोर्स को रखता हूं, यहां पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं एक पॉइंट सोर्स को रखता हूं। अब क्वेश्चन बोल रहा है एंड इट मेक्स अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये स्क्रीन में यहां पे रखता हूं जो कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहीं पे इसकी इमेज बनती है इस पॉइंट सोर्स की।
अब बोल रहा है कि नाउ ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ 1.5 थिकनेस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द लाइट सोर्स। ठीक, अब जरा देखो, मुझे u गिवन है, u कितना है -10 सेंटीमीटर, और v जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि इस साइड है, और v 10 सेंटीमीटर। मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूंगा, तो फॉर्मूला होती है, अगर आपको याद है, 1/v लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से आपको f मिलेगा, तो 1/v जो है दैट इज 1/10 माइनस 1/u, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2/10, तो f जो आएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो इसकी लेंथ की दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैंने यहां पे एक ग्लास स्लैब मैंने यहां पे डाली, ऐसे ग्लास स्लैब मैंने यहां पे डाली, तो इस ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगा, ये जो पॉइंट सोर्स है ना इसमें शिफ्ट आएगा। अब शिफ्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करनी है, S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम दैट इज एयर दैट इज 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब दैट इज 1.5, 15/10, तो 15 नीचे 10 ऊपर जाएगा, तो यहां से आपको शिफ्ट मिलेगा। S इज इक्वल टू T, थिकनेस कितनी है इसकी, ग्लास शीट की थिकनेस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये आएगा हमारा 1.5, 3 माइनस 2 दैट इज 3 1 3 माइनस 2 दैट इज 1/3, तो ये आएगा हमारा 15/10 इंटू 1/3, तो ये आएगा 5, तो 5/10 दैट इज 0.5। तो इसका मतलब ये पॉइंट सोर्स है ना, ये पॉइंट सोर्स ये 0.5 शिफ्ट हुआ इस डायरेक्शन में 0.5 शिफ्ट हुआ यहां से लेके यहां तक, जो ये शिफ्ट हुआ ना ये हुआ 0.5। अगर ये शिफ्ट 0.5 हुआ तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं अब u कितना आएगा, u जो आएगा नया, देखो पहले तो 0.5 इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ बिकॉज पॉजिटिव आया ना यहां पे 0.5, तो अब अगर मैं बोलूं बता u, और यहां पे जो ये होगा ना, यहां पे ये शिफ्ट हुआ, यहां पे ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो अगर मैं बोलूं u कितना होगा, वो होगा अभी 10 माइनस 0.5, तो वो होगा 10 माइनस 0.5, तो वो होगा माइनस 9.5 सेंटीमीटर, तो ये तो आएगा u हमारा। ठीक, फोकल लेंथ आप जानते हैं, फोकल लेंथ जो आएगा, फोकल लेंथ तो हमने निकाली, वो आई 5 सेंटीमीटर लेंस की, तो अब आप फिर से लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करेंगे, तो वहां से आप निकालेंगे v जो आपका आएगा ना, मैं यहीं से बोलूंगा v जो आएगा दैट इज इक्वल टू 10.55 कुछ आएगा। तो देखो जब पहले आपने पॉइंट सोर्स यहां पे रखा ना तो इमेज यहां पे बनी 10 सेंटीमीटर पे, अब जैसे ही शिफ्ट होगा ना 0.5 तो इमेज जो है ना ये यहां की ओर शिफ्ट होगी इसी डायरेक्शन में, बिकॉज पॉजिटिव आएगा 0.55 अवे फ्रॉम द लेंस, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। Now fusion reaction takes place at high temperature because fusion reaction जो है high temperature पे, fusion reaction में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और बनाते हैं हैवियर न्यूक्लियर, ठीक है ना, तो वहां पे न्यूक्लियस के पास आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के बीच में, जब ये क्लोज आएंगे ना, क्लोज आएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो ओवरकम करता है उस रिपल्शन को। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। Question number 4, in Young's double slit experiment, the value of intensity at the site of consecutive interferences should be equivalent to which of the following? तो देख लेना आप, ये आएगा twice the sum of intensities, because वो आता है 4I0। अगर दो सोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल I1 की भी I0 है, I2 की भी I0 है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2, तो वो आएगा हमारा 4I0, तो 4I0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ट्वाइस द सम, हाँ ये जो देखो सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ बोथ सोर्सेज, तो बोथ सोर्सेज की I0 प्लस I0, तो दैट इज 2I0, ये तो नहीं है, ये है 4I0। अब बोल रहा है ट्वाइस द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ बोथ सोर्सेज, सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ बोथ सोर्स कितना होगा, I0 प्लस I0 दैट इज 2I0, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही तो बनेगा 4I0, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप लॉजिक गेट बनाएंगे, तो जरा देखिए आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे पहले आप इसका, ठीक है ना, तो जरा देखो जब A 0 होता है तो B भी 0 है और C भी 0 है, ठीक है, A 0 B 0 C भी 0 है। जब B जो है ना B, जब B 1 होता है तो सॉरी A जब 1 होता है तो B भी आपका क्या है 1, शाबाश, तो C भी आपका 1 है, बिल्कुल सही है सर।
जब आपका ए जो होता है ए जब आपका 0 होता है तो बी आपका 1 होता है, तो सी आपका क्या होता है 0 होता है, बिल्कुल सही। अब जब ए फिर से 1 होता है तो बी जो है आपका 0 है 0, और सी भी आपका क्या है 0। अब देखो 0 0 0 1 1 1 0 0। अब देखो आप, तो यहां से आपको पता चल रहा है जब एक इनपुट हमारा 0 होता है ना, एक इनपुट जब हमारा 0 होता है तो जो आउटपुट होता है वो भी 0 ही होता है। जरा देखो इस केस में 0 0 तो दोनों 0 ही, इसमें 0 1 0, हाँ क्योंकि ए और बी तो इनपुट है, सी आउटपुट है, तो ए जब 0 है तो देखो इन आउटपुट भी क्या है 0। अब इस केस में बी 0 है तो ये एंड गेट होगा, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, the work function of the metal in the range of 2 electron volt to 5 electron volt, find which of the following wavelength applied। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अगर आपको याद हो, E होता है बराबर hc बाई लैम्बडा। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी यहाँ मैं लैम्बडा एनर्जी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहे तो E होता है बराबर 1240 डिवाइडेड बाई लैम्बडा होता है नैनोमीटर में, तो यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो अगर आप लैम्बडा निकालोगे तो वो आएगा 1240 डिवाइड बाई एनर्जी, लेकिन एनर्जी को रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो ये आएगा नैनोमीटर में। तो आप देखो पहले लैम्बडा निकालोगे इस केस में, फिर लैम्बडा निकालोगे आप इस केस में भी और इस केस में भी, लैम्बडा इस केस में भी निकालोगे और फिर लैम्बडा इस केस में भी निकालो। तो उसके बीच में अगर या उससे कम अगर वेवलेंथ होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे ज्यादा होगी तो नहीं होगा। सो इसका ऑप्शन जो आएगा ना वो आएगा 650 नैनोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरेक्शन।